हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे प्रकारवाद यानी कार्यात्मकता और प्रकारवाद में संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके तो पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें परिचय है। रेडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक प्रकारवाद का दृष्टिकोण क्या है, मैलिनोव्स्की का प्रकारवाद, और फिर कार्यात्मक और संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति के आगे का विकास, प्रकारवाद की आलोचना, फिर उसके सारांश संदर्भ देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अधिगम के उद्देश्य देखते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी निम्नलिखित बिंदुओं को समझने में सक्षम होंगे, जैसे कि पहला से कार्यात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति का पता लगाना, दूसरा है रेडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत का विश्लेषण करना, फिर है वेलिनोव्स्की के कार्यात्मक सिद्धांत को समझना, सामाजिक मानव विज्ञान के बाद विकास पर इनके प्रभाव की रूपरेखा तैयार करना, और लास्ट है प्रकारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं हम लोग। मानव विज्ञान में प्रकारवाद ब्रिटेन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उन मानव विज्ञानियों के बीच शुरू हुआ जो ब्रिटिश मानव विज्ञान के प्रभाव में थे। हालांकि इसकी बौद्धिक जड़ों का पता फ्रांस में लगाया जा सकता है, विशेष रूप से एमिल दुर्खिम और एनी समाजशास्त्र स्कूल के अन्य लोगों के कार्य से, जिसमें मार्सेल मॉस, ह्यूबर्ट जैसे कई विद्वान शामिल हैं जो एमिल दुर्खिम से संबंधित है। उन्हें एक विकासवादी से प्रकारवादी में परिवर्तित तो होते देखा जा सकता है। दुर्खिम, देखिए यहाँ पे दुर्खिम है, दुर्खाइम भी बोल सकते हैं हम लोग। तो दुर्खिम 1915 ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों पर काम करना शुरू किया, जो अपने कुल देवता के विश्वासों और अनुष्ठानों में धर्म की उत्पत्ति की तलाश में थे। उन्होंने जल्द ही अपने जीवन को विनियमित करने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में धर्म और अनुष्ठान द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान लिया। उन्होंने विशेष रूप से कबीले की पहचान और एकजुटता जैसे सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में अनुष्ठानों के कार्य की ओर इशारा किया। सामान्य शब्दों में प्रकारवाद का प्रयोग आमतौर पर संरचनात्मक प्रकारवाद को भी शामिल करने के लिए किया जाता है। यह शब्द एक विशेष संदर्भ में समाज और संस्कृति की एक खास प्रणाली के कार्य, संस्था, कर्मकांड, नैतिकता, मूल्यों इत्यादि को समझने के लिए विद्वानों के बीच उत्पन्न हुआ है। प्रकारवादी ने अपने गहन क्षेत्र कार्य के माध्यम से, जिसमें लोगों के बीच उनके जीवन के तरीकों को जानना शामिल था, ने कई धारणाओं को बेकार कर दिया जो विकासवाद के लिए सहज थी। इस इकाई में हम कार्यात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति पर गौर करेंगे कि यह मानव शास्त्रीय संवादों में कैसे उभरा। हम यह भी समझेंगे कि रेडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत मैलिनोव्स्की के प्रकारवाद से किस प्रकार भिन्न है। हम इन दो दृष्टिकोणों के अलगाव के बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे और उन दोनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। तो आगे आता है रेडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक प्रकारवाद दृष्टिकोण। रेडक्लिफ ब्राउन 1922 से 1940 में ने एक प्रत्यक्षवादी के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की तथा वे सामाजिक मानव विज्ञान के रूप में समाज के विज्ञान को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वह आश्वस्त थे कि उनके द्वारा परिभाषित समाज, जैसा कि संगठित सामाजिक संबंध, मूल्य और संस्कृति थे, केवल संबंधों को समर्थन और संतुष्टि प्रदान करते थे। सभी प्रत्यक्षवादी या वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रयासों की तरह उन्होंने भी कुछ आधारों के साथ शुरुआत की। जैसे उन्होंने समाज को परस्पर संबंधित भागों की एक बंद प्रणाली के रूप में अवधारणा के साथ अपना प्रयास शुरू किया। दूसरा, उनका मानना था कि किसी के विश्लेषण को वर्तमान में रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि अतीत का वास्तविक रूप से पुनर्निर्माण करना बहुत कठिन था। वह विकासवादियों द्वारा किए गए काल्पनिक पुनर्निर्माण के आलोचक थे। तीसरा, उन्होंने तुलनात्मक पद्धति में विश्वास किया और स्वीकार किया कि तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करके मानव समाज के कामकाज के बारे में कुछ सामान्यीकृत सिद्धांतों का निर्माण करना संभव है। दूसरे शब्दों में उनका विश्वास था कि सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे कठिन विज्ञानों की पद्धति की सफलतापूर्वक नकल कर सकता है, और उनका अंतिम उद्देश्य समाज का तुलनात्मक विज्ञान उसी तरह से निर्मित करना था जैसे कि तुलनात्मक जीव विज्ञान का विज्ञान है। इस उद्देश्य की ओर रेडक्लिफ ब्राउन ने जैविक समानता पर ध्यान आकर्षित किया, या उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित जीव से की जिसमें विभिन्न भाग होते हैं जो सभी के कामकाज में योगदान करते हैं। उन्होंने समाज को समझने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा दी। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार एक सामाजिक संरचना वह है जिसे विद्वान क्षेत्र में देखते हैं, जैसे जिस तरह से वास्तव में लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। उस बातचीत के मानदंड और सिद्धांत उन्होंने कभी कभी
या आकस्मिक बातचीत को छोड़कर सामाजिक संरचना के हिस्से के रूप में केवल बारंबार होने वाले और नियमित बातचीत पर विचार किया। सभी बातचीत के मानदंडों और सिद्धांतों दोनों की नियमितताओं के अवलोकन से बने सभी करणों को एक संरचनात्मक रूप में अनुपालन किया जा सकता है। यह उनके अनुसरण करने वाले विद्वानों के लिए भ्रमित करने वाला रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश मानते हैं कि वह सामाजिक संरचना को आंकड़ों के रूप में संदर्भित करता है और जिसे वह संरचनात्मक रूप को सामाजिक संरचना के रूप में संदर्भित करता है। वैसे भी संरचनात्मक सामाजिक संरचना का मुख्य चरित्र यह है कि यह किसी विशेष संबंध में व्यवहार करने के सबसे बार बार होने वाले तरीके का सामान्यीकृत प्रतिनिधित्व है। दूसरा, इस संरचना के विभिन्न भाग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, जिसमें वे एक दूसरे को सकारात्मक पारस्परिक रूप से सहायक तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी समाज के विवाह नियमों को उसकी कानूनी कानूनों द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो बदले में अर्थव्यवस्था और धर्म के पूरक होंगे। संरचनात्मक रूप को परस्पर संबंधित भागों की प्रणाली के रूप में मानने का अर्थ है कि सभी भाग अन्य भागों के कार्य को सुदृढ़ करते हैं। यहीं पर जैविक समानता आती है। समाज एक जीव की तरह है और समाज के विभिन्न संस्थान जीव के विभिन्न अंगों की तरह है। जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, कानूनी और राजनीतिक संस्थान एक जीव के पाचन, श्वसन, संचार और तंत्रिका तंत्र की तरह है, जो एक साथ काम कर रहे हैं और सबका एक सामान्य उद्देश्य एक जीवित जीव के मामले में स्वास्थ्य को बनाए रखना और समाज के मामले में सामाजिक संतुलन को बनाए रखना है। यहाँ महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली का मुद्दा यह है कि यह संतुलन या स्वास्थ्य केवल एक समय में ही मापा जाता है। संरचनात्मक प्रकारवाद एक समकालिक विधि है जो केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करती है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप हमारे पास नववंश विज्ञान की एक श्रृंखला है जो कि समय और स्थान में जमी हुई प्रतीत होती है। इन्हें इवांस प्रिचर्ड द्वारा, द नुएर रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा, अंडमान आइलैंड फ्यूरर हैमडार्फ द्वारा, द नेकेड नागा आदि के रूप में जाना जाता है। ऐसा लगता है कि इन समाजों को भविष्य के लिए संरक्षित करने के लिए चित्रफलक पर उतारा गया है। यही वह अनैतिक हासिकता है जिसकी बाद में आलोचना हुई। अपने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण और सार्वभौमिक कानूनों की अपनी खोज के अनुरूप, जो कि अधिकांश समाजों पर लागू होना चाहिए, रैडक्लिफ ब्राउन ने रिश्तेदारी और धर्म पर अपने प्रमुख कार्यों को सामने लाने के लिए कुछ समाजों और उनकी संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। अंडमान आइलैंड्स 1922 का उनका अध्ययन दुर्खिम का बारीकी से अनुसरण करता है, क्योंकि वे अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं, जैसे कि युवा लोगों की दीक्षा अनुष्ठान, द्वीप के लोगों की सामाजिक एकजुटता के लिए कार्यात्मक अनुष्ठान। उन्होंने समझाया कि कैसे कुछ खाद्य पदार्थों पर वर्जनाओं के इस्तेमाल से युवा लोग, जो समाज के वयस्क सदस्य बनने जा रहे थे, मूल्यवान खाद्य पदार्थों के जिम्मेदार उपयोगकर्ता बनना सीख गए। भोजन की प्राकृतिक आपूर्ति पर निर्भर एक निर्वाह आधारित समाज में भोजन का सावधानीपूर्वक उपयोग पूरे समूह के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो कुछ भी महान सामाजिक महत्व का है, वह अनुष्ठान के मूल्य के संदर्भ में प्रतीकात्मक महत्व रखता है। उन्होंने पोलिनेशिया से वर्जी शब्द लिया था। उन्होंने वर्जनाओं के कई उदाहरणों के सामाजिक मूल्य की व्याख्या की। एक अजन्मे बच्चे के पिता पर सख्त वर्जनाओं की तरह एक ऐसी चीज के रूप में जो एक पुरुष पर पितृत्व की जिम्मेदारियां डालती है और उसे अपनी पत्नी की शारीरिक गर्भावस्था को साझा करने के लायक बनाती है। जैसा कि बाद में कहा गया, जब रेडक्लिफ ब्राउन लोगों का जिक्र कर रहे हैं तो वह वास्तव में एक सामाजिक व्यक्ति की अमूर्त श्रेणी या सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि पति और पत्नी को ऐसे सामूहिक आदर्श के पति या पत्नी के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसे वास्तविक व्यक्तियों और स्थितियों के आंकड़ों से परिष्कृत करके निकाला जाता है। इसलिए जैसा कि वे कहते हैं, हर मामले में उनकी व्याख्या सामाजिक एकजुटता और समग्र सामाजिक संरचना या संरचनात्मक रूप की जरूरतों की ओर निर्देशित होती है। कुल मिलाकर यह वास्तविक स्थितियों का एक उद्देश्य है और भावनाओं जैसी किसी भी व्यक्तिगत विषय वस्तु से रहित है। यदि भाव का उल्लेख किया गया है तो वे भी सारगर्भित अर्थ में है। रेडक्लिफ ब्राउन 1950 के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक रिश्तेदारी नातेदारी सिद्धांत है। जैसा कि अफ्रीकी सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज के उनके श्रेष्ठ परिचय में संघनित है। इसमें उन्होंने रिश्तेदारी के 3 नियमों को सामने रखने की कोशिश की,
जिन्हें बड़ी संख्या में समाजों पर लागू किया जा सकता है। ये नियम इस प्रकार हैं, जैसे सहोदर समूह की एकता, निकटवर्ती पीढ़ियों का विरोध, वैकल्पिक पीढ़ियों का विलय। देखिए उसके बारे में है, ये वंश आधारित रिश्तेदारी प्रणालियों के कुछ सिद्धांतों, मानदंडों और शिष्टाचार रिश्तेदारी व्यवहार के उनके तीन तत्वों को संघनित करते हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को दर्शाते हुए रिश्तेदारी की शर्तों का भी विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए भारत के कई हिस्सों में, जैसे बंगाल में, दादा और पोते एक दूसरे को पारस्परिक शब्दों, वैकल्पिक पीढ़ियों का विलय खुद से बुलाते हैं, जैसे दादू भाई, दादू दादा, भाई भाई। सहोदर के समूहों की एकता प्रतिस्थापन में व्यक्त की जाती है। किसी व्यक्ति के अपने भाई बहन द्वारा, आमतौर पर छोटे भाई बहन के रूप में, वह रिश्तेदारी के वंशक्रम में स्वाभाविक उत्तराधिकारी होते हैं। यह शाली विवाह अधिकार और देवर भाभी विवाह की प्रथाओं में परिलक्षित होता है। सहोदर समूहों की एकता के सिद्धांत को व्यक्त करते हुए ये प्रथाएं वंश के पुनरुत्पादन में भी मदद करती हैं और समाज को चलाती रहती हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने परिहार नियमों और मजाक संबंधों जैसी प्रथाओं को भी सामने रखा। हालांकि विषय वस्तु में ये बहुत भिन्न है, लेकिन ये एक ही कार्य करते हैं। वे ऐसी स्थिति में रिश्तों की रक्षा करते हैं जहां संबंधित सिद्धांतों और प्रथाओं के अस्तित्व के कारण वे तनावग्रस्त होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए हम भारतीय परिवारों से में ससुर और बहू के बीच और दामाद और उसकी सास के बीच प्रचलित परिहार का उदाहरण लें। भारत में कम उम्र में विवाह की वास्तविकता को देखते हुए, जो अभी भी काफ़ी हद तक कायम है, यह संभव है कि एक आदमी अभी भी अपेक्षाकृत युवा हो, भले ही उसके बेटे की शादी हो जाए। करीबी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए एक इंसान के रूप में इस बात की संभावना है कि ससुर के साथ-साथ जेठ दुल्हन की ओर यौन रूप से आकर्षित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए समाज में इनके बीच बातचीत पर सख्त पाबंदी है। यहाँ तक कि महिलाएं जब उनके सामने होती हैं तो चेहरे पर पर्दा करती हैं। इसी प्रकार दामाद और सास के रिश्ते में भी हो सकता है। एक महिला अपनी युवा अवस्था में ही हो सकती है जब उसकी बेटी की शादी हो जाती है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए परिहार का सख्त पालन किया जाता है। मजाक करने वाले रिश्ते समान कार्य करते हैं, लेकिन विपरीत तरीके से। भारत में एक महिला और उसके पति के छोटे भाई के बीच मजाक का रिश्ता पौराणिक है, और ऐसा ही एक पुरुष और उसकी पत्नी की छोटी बहन के बीच है। आमतौर पर प्रचलित विवाह के नियमों के अनुसार ये दोनों विवाह योग्य संबंध है, लेकिन ज़्यादातर समय वे केवल संभावित रूप से ही बने रहते हैं। इस प्रकार किसी भी गंभीर रिश्ते के विकास से बचने के लिए यौन तनाव मजाक के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा दिए गए रिश्तेदारी व्यवहार के विवरण अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में बहुत अधिक लागू होते हैं। उनके विश्लेषण के मूल्य तब महसूस होता है जब भारत में पाठक कहते हैं कि वे इन नियमों को अपने दैनिक जीवन में सरलता से लागू कर सकते हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद की आलोचना। संरचनात्मक प्रकारवाद अनैतिहासिक और समकालिक होने के अलावा समाज के समग्र दृष्टिकोण पर भी आधारित है। इसके अनुसार समाज के सभी विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि एक जीवित जीव के शरीर की तरह अन्योशास्त्रित हैं। समाज को एक प्रणाली के रूप में देखते हुए यह लगता है कि एक प्रणाली की तरह समाज भी एक बंधी हुई इकाई है। समाज के अंदर जो कुछ भी होता है वह समाज के अन्य हिस्सों से प्रभावित होता है, लेकिन उसके बाहरी हिस्से से नहीं। उदाहरण के लिए किसी समाज के धार्मिक और आर्थिक पहलू एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, किसी बाहरी पहलू पर नहीं। प्रतिबिंब। शाली विवाह और देवर भाभी विवाह। शाली विवाह अधिकार में एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को पत्नी के रूप में प्रतिस्थापित कर सकती है, और देवर भाभी विवाह में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पति के रूप में प्रतिस्थापित कर सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में देवर भाभी विवाह की परंपरा है, और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में शाली विवाह अधिकार सामान्य है। तो इस प्रकार ऐतिहासिकता और सीमा के अलावा संरचनात्मक प्रकारवाद अलगाव का एक आधार रखती है। जिस समय यह सिद्धांत लोकप्रिय था, उस समय ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था का एक हिस्सा था। इस प्रकार यह कई क्षेत्रों पर अपने शासन के विस्तार कर रहा था, जो तब मानव विज्ञानी के लिए अध्ययन का विषय बन गया। उन्होंने अंडमान द्वीपवासियों जैसे समाजों को अलग थलग कर दिया, जो पहले से ही औपनिवेशिक शासन से गहराई से प्रभावित था। बाद में एरिक वुल्फ जैसे मानवविज्ञानी ने उन समाजों की ऐतिहासिकता की धारणा की आलोचना की, जो उपनिवेशीकरण से पहले कई शताब्दियों तक व्यापार और यात्रा की वैश्विक प्रणाली का हिस्सा थे। संरचनात्मक प्रकारवाद दुर्खिम 1938 का अनुसरण करता है, जिन्होंने कहा था कि सामाजिक तथ्य को केवल दूसरे सामाजिक तथ्य द्वारा समझाया जा सकता है।
इसलिए संरचनात्मक कार्यात्मक स्पष्टीकरण समाज के आंतरिक अन्य सामाजिक कारकों तक सीमित है। इस तरह वे अपने स्पष्टीकरण में पर्यावरण को छोड़कर मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारकों से अलग रहते हैं, जो कि स्वदेशी लोगों द्वारा उनके ब्रह्मांड विज्ञान में शामिल हैं। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह में हम पाते हैं कि हवा और बारिश जैसे प्राकृतिक तत्वों की अलौकिक प्राणियों के रूप में परिभाषित किया गया है और उनके देवताओं के भीतर शामिल किया गया है। अगले भाग में हम मालिनोवस्की के कार्यात्मक सिद्धांत की जांच करेंगे। तो देखते हैं मालिनोव्स्की का प्रकारवाद। रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोव्स्की के दृष्टिकोण के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मालिनोव्स्की अपने कार्य में प्रकारवाद को आधार बनाते हैं, न कि समाज की अमूर्त श्रेणी को। हालांकि उनका व्यक्तित्व समाज के भीतर मजबूती से जुड़ा हुआ है। जब वह किसी चीज़ के क्रियाशील होने की बात करते हैं तो वह समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के लिए क्रियाशील होती है, न कि व्यक्ति की उपेक्षा करते हुए सीधे समाज के लिए क्रियाशील होती है। मेलिनोवस्की 1939 के अनुसार व्यक्ति पर अधिक जोर देना ही प्रकारवाद की पहचान है और यही इसे अन्य सिद्धांतों से अलग करता है। यहाँ वह शायद विकासवाद और प्रसारवाद जैसे सिद्धांतों का जिक्र कर रहे थे, जो प्रकारवाद से पहले के हैं और सार्वभौमिक प्रक्रियाओं से संबंधित बड़े सिद्धांत हैं। प्रकारवाद में वह अपने पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, जिसके लिए व्यक्ति संस्कृति के सदस्य के रूप में प्रतिक्रिया करता है। वह व्यक्ति को संस्कृति में स्थापित करते हैं, उनके लिए संबंध भावनाओं और सहयोग या कर्तव्य की भावना या यहाँ तक कि प्रतिकर्षण की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार निर्मित संबंधों का जाल समूह बनाने वाली भावनाओं की पारस्परिकता की एक गौण विशेषता है। दूसरे शब्दों में रैडक्लिफ ब्राउन के पूर्ण विरोध में उन्होंने समाजी संबंधों को गौण रखते हुए संस्कृति से अपने विश्लेषण की शुरुआत की। पद्धतिगत रूप से उनके अपने शब्दों में अनुभवजन्य रूप से क्षेत्र कार्यकर्ताओं को व्यवहार के अवलोकन और भौतिक संस्कृति के अध्ययन के साथ साथ ग्रंथों, कथनों और विचारों को एकत्र करना होता है। वह भाषा के महत्व पर जोर देते थे क्योंकि यह संस्कृति को समझने का प्रमुख माध्यम है। उनका मानना था कि प्रतीकवाद मानव जीवन की आधारशिला है क्योंकि इसने उन्हें संचार के लिए एक भाषा बनाने में सक्षम बनाया जिससे संस्कृति का उदय हुआ। उनके लिए व्यक्ति जैविक और संस्कृति का एक मेल है। एक जैविक प्राणी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के पास वह है जिसे वह प्राथमिक प्राथमिक बुनियादी बुनियादी जरूरतों के रूप में संदर्भित करता है, जैसे पोषण की आवश्यकता, यौन इच्छाओं की पूर्ति और पर्यावरण से सुरक्षा की आवश्यकता। मानसिक स्थिरता के लिए व्यक्ति को सांस लेने, आराम करने और विश्राम और मनोरंजन के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्यों को भी बचपन से ही वयस्कों में पोषित करने की आवश्यकता होती है। निर्भरता की मानव अवधि अधिकांश जानवरों की तुलना में लंबी होती है और उन्हें संस्कृति के सफल वयस्क सदस्य बनने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक ज़रूरतें पर्यावरण के साथ सीधे जुड़ाव से संतुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि संस्कृति के माध्यम से मध्यस्थता की जाती हैं और जिस तरह से वे संतुष्ट होते हैं वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिक ज़रूरतों को पैदा करती हैं, जिसे वह सहायक ज़रूरतों के रूप में चिन्हित करता है। अंत में मानव होने के संकेत के रूप में उनकी प्रतीकात्मक या एकीकृत आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें अमूर्त सोच और कल्पना की क्षमता द्वारा दर्शाया जाता है। बुनियादी ज़रूरतों से शुरू करते हुए हम जानते हैं कि मनुष्य किसी भी समय या किसी भी तरह से या हर एक चीज़ नहीं खाता। दूसरे शब्दों में भूख की संतुष्टि के लिए मनुष्यों के लिए यह एक नियंत्रित और अत्यधिक व्यवस्थित प्रतिक्रिया है, जबकि किसी भी अन्य प्रजाति के लिए भोजन की एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए प्रत्येक संस्कृति की अपनी परिभाषा होती है कि भोजन के लिए क्या है, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं है। खाना कब खाना है, इसके लिए स्पष्ट सांस्कृतिक नुस्खे और पहचान भी है, जैसे नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। क्षेत्र के मानव विज्ञानी जानते हैं कि भोजन का समय और उनकी प्रकृति संस्कृति से संस्कृति में काफ़ी भिन्न होती है। कुछ लोग दिन में 2 बार खाते हैं तो कुछ लोग दिन में 4 बार। उदाहरण के लिए विस्तृत चाय के समय की ब्रिटिश संस्कृति को औपनिवेशिक काल में दुनिया के कई हिस्सों में प्रसारित किया गया है, जैसा कि एक विशेष भोजन के रूप में खाए जाने वाले नाश्ते की अवधारणा है। इसलिए प्रत्येक समूह के अपने मानदंड हैं कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अंतिम पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिष्टाचार सभी संस्कृतियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि पारंपरिक उच्च जाति के हिंदू परिवार के तरह भोजन करने के लिए कई मानदंड और नियम हैं। यदि किसी बात से नियम भंग होता है तो भोजन को छोड़ दिया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्यों के लिए भूख और भोजन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है और सब कुछ संस्कृति द्वारा मध्यस्थ है। यौन आग्रह का प्रजनन और संतुष्टि पर समान रूप से संस्कृति बाधाओं की तरह
तहत ही संभव हैं, जो कभी-कभी बहुत दृढ़ता से लगाए जाते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक अनाचार वर्जित है। वर्तमान या अतीत में ऐसा कोई मानव समाज नहीं है जिसने सांस्कृतिक रूप से परिभाषित अनाचार के खिलाफ मजबूत प्रतिबंध नहीं लगाए। वही मनुष्य के आश्रय, मनोरंजन और अन्य सभी प्राथमिक मुहिमों पर भी लागू होता है। ब्रिटिश संरचनात्मक प्रकारवादियों के विपरीत मेलिनोवस्की ने मनोवैज्ञानिक आयामों को अनदेखा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस पर जोर दिया और बुनियादी ज़रूरतों को उन मुहिमों, भावनाओं और इच्छाओं के रूप में संदर्भित किया जो मनुष्यों को विभिन्न सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से उनकी पूर्ति के लिए दृढ़ता से प्रेरित करते हैं। इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के तरीका तब अन्य संबंधित ज़रूरतों को जन्म देता है, क्योंकि अधूरी ज़रूरतें सामाजिक परिवेश में विकसित सांस्कृतिक निर्देशों द्वारा आकार लेती हैं। उदाहरण के लिए बुनियादी यौन इच्छाओं की पूरी प्रक्रिया नियमों, कानूनी आवश्यकताओं, सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, नैतिकता और सिद्धांतों के अत्यधिक जटिल समूह द्वारा नियंत्रित होती है, जो परिवार और विवाह में सन्निहित है। विवाह में कई नियम और मानदंड शामिल हैं जो कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू होते हैं और धर्म, नैतिकता और मूल्यों जैसे विचारों और ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों की बड़ी और अधिक अमूर्त प्रणालियों से प्राप्त होते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या गुण है की धारणाएं किसी भी समाज में विवाह के नियमों और विनियमों को सूचित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ समाजों में विवाह को एक दैवी संबंध की पूर्ति के रूप में देखा जाता है, जैसे कि हिंदुओं और कैथोलिकों के बीच। इस्लाम जैसे अन्य लोगों में यह केवल एक सामाजिक अनुबंध है। अनाचार के नियम भी एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं और बदले में बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं द्वारा सूचित किए जाते हैं। यद्यपि विवाह व्यक्तियों के बीच होता है, तो अपने सामाजिक सामाजिक समूहों, सामाजिक पदानुक्रम और कई अन्य पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मेलिनोवस्की ने मेलिनोवस्की के अनुसार विवाह एक गौण आवश्यकता है जो यौन संतुष्टि की प्राथमिक आवश्यकताओं से जुड़ी है। लेकिन विवाह इस प्राथमिक उद्देश्य से बहुत आगे निकल जाता है और जीविका, आर्थिक सहयोग, सामाजिक स्थिति आदि जैसे कई अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। विवाह परिवार से संबंधित है जो अपरिपक्व मानव को सांस्कृतिक प्रणाली में बदलने में मदद करता है। जैसा कि हमने चर्चा की है, मनुष्य जैविक प्राणियों के रूप में कार्य नहीं करते हैं और यहाँ तक कि सबसे बुनियादी जैविक आवश्यकताएं भी सांस्कृतिक रूप से अनिवार्य हैं। इन सभी स्थितियों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए उत्पन्न आवश्यकताओं का एक समूह है। जैसे अगर मनुष्य ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो पर्यावरण से कच्चा नहीं लिया जाता है, तो उन्हें उसे पैदा करने के लिए एक संपूर्ण आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि अन्य संबंधित संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि उत्पादक इकाइयां, खेत और कारखाने, जिनका उत्पादन करने के लिए हमें अन्य प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसलिए जैसा कि मेलिनोवस्की कहते हैं, यहाँ तक कि सबसे सरल आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उनकी पूर्ति के लिए कई और आवश्यकताएं आवश्यकताएं और कई और संस्थाएं पैदा होती हैं। इस तरह मानव संस्कृति अधिक से अधिक जटिल होती जाती है और इसी तरह उस संस्कृति को धारण करने वाला समूह भी जटिल हो जाता है। ये संस्कृतियों के सहायक पहलू हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संस्थाओं नामक संगठित गतिविधियों का एक समूह है, जिसमें कर्मियों का एक समूह होता है जो एक दूसरे के प्रति अधिकारों और कर्तव्यों के एक समूह में मानदंडों के एक निर्धारित पद्धति और एक समग्र घोषणा पत्र का पालन करते हैं, जो उस संस्था के लिए विशिष्ट है। उदाहरण के लिए, यदि हम परिवार को एक संस्था के रूप में लेते हैं, तो परिवार को एक घर के रूप में एक साथ रहना चाहिए, एक घर होना चाहिए, एक उत्पादन और उपभोग इकाई की तरह व्यवहार करना चाहिए, या यदि उत्पादन बाहर स्थित है तो घर एक उपभोग इकाई है। इसके पास अपने सदस्यों के निर्वाह और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन होने चाहिए। संस्कृति का एक सफल सदस्य बनाने के लिए परिवार एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में भी कार्य करता है, अपने नए सदस्यों की देखभाल करता है और उन्हें शिक्षित भी करता है जो इसमें पैदा होते हैं। यह एक बड़ी संस्कृति और समूह के भीतर भी स्थित है जो इसे कानूनी मानदंडों के साथ प्रदान करता है जिसका पालन करना चाहिए, और व्यापक समाज जो इसे एक घोषणा पत्र प्रदान करता है जिसका लक्ष्य न केवल संस्कृति के भौतिक सदस्यों को उत्पन्न करना है, बल्कि उन्हें संस्कृति को पुनरुत्पन्न करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित और शिक्षित करना भी है। अंत में मनुष्य के रूप में हमारी ज़रूरतें हमारी प्राथमिक शारीरिक ज़रूरतें से आगे निकल जाती है, यहाँ तक कि अक्सर उनकी जगह भी ले लेती है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कामुकता की अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को छोड़ सकते हैं। मनुष्य तपस्या करते हैं और
और आंतरिक शांति की खोज के लिए अपने उच्च प्रतीकात्मक इच्छा को पूरा करने के लिए भिक्षु और नन बन जाते हैं। एक संस्कृति के सदस्य के रूप में व्यक्ति आत्मनियंत्रण, आनंद की कमी और अपने सहज इच्छाओं और ज़रूरतों को नियंत्रित करने के लिए कई अन्य तरीके भी सीखते हैं। ये उच्च अंतर्भूत अंत व्यक्तियों की एकीकृत आवश्यकताएं हैं, जिनमें कला, साहित्य, संगीत की सौंदर्य संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं। मानव विकास के शुरुआती चरण में भी हम गुफा चित्रों और संस्कृति के अवशेष पाते हैं, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य न केवल अपनी बुनियादी और वाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिंतित थे, बल्कि उनकी हमेशा से अभिव्यक्तिपूर्ण और रचनात्मक ज़रूरतें थीं, जिन्हें उन्होंने प्राचीन पत्थर के औजार पर चित्र और खरोंच वाली रेखाएं बनाकर पूरी की। आवश्यकताओं के इस स्तर पर मालिनोव्स्की ने मूल्यों की धारणा प्रस्तुत की है, जो प्रतीक की अवधारणा में निहित है। मनुष्य के रूप में हम चीज़ों, कृत्यों और घटनाओं को महत्व देते हैं, उनकी महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने वाले उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक मूल्य के लिए। जैसे कि उपवास रखना प्रतीकात्मक मूल्य है, हालांकि यह भूख की हमारी बुनियादी ज़रूरत को पूरा नहीं करता है। मनुष्य के रूप में इसलिए हम संस्कृत प्राणी के रूप में भी प्राणी के रूप में सभी स्तरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन की तरह मालिनोव्स्की ने भी एक सामान्य संस्कृति से बधे लोगों के समूह के लिए अनुष्ठानों और उनके कार्यों पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने भी समग्र पद्धति को अपनाया, सभी संस्कृतियों को प्रणालीगत समग्र के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने जैविक समानता का उपयोग नहीं किया और उनके सभी विश्लेषण सामाजिक संबंधों के आधार पर किए गए हैं। वह उन्हें समूह के साथ व्यक्ति के जुड़ाव के उप उत्पादन के रूप में मानते हैं। आर्थिक गतिविधियों में कर्मकांडों की भूमिका के बारे में उनकी व्याख्या यह थी कि जब भी विफलता, खतरे और अनिश्चितता की संभावना होती है, तो अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मालिनोव्स्की 1948 जब कोई व्यक्ति लंबी समुद्री यात्रा पर जाता है, तो विस्तृत अनुष्ठान होंगे, क्योंकि यात्रा मौसम के बारे में अनिश्चितताओं, समुद्र में अप्रत्याशित परिवर्तन और अज्ञात खतरों से भरी होती है। उनके अनुसार कौशल के लिए अनुष्ठानों को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए कीरीविनियन ट्रोबिएंड द्वीप के समूह के लोग अच्छे पथ प्रदर्शन कौशल वाले विशेषज्ञ समुद्री यात्रा करने वाले लोग हैं, लेकिन समुद्र हमेशा अनिश्चितताओं वाला क्षेत्र है, जैसा कि हम अपने हाल के अनुभवों से भी जानते हैं। जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत अधिक उन्नत है, फिर भी समुद्र हमेशा खतरों से भरा होता है। अनुष्ठान सुरक्षा की भावना प्रदान करता है और मन का सकारात्मक ढांचा बनाने के लिए मनोविज्ञान सहायता प्रदान करते हैं, जो सफलता की उच्च दर भी सुनिश्चित करता है। ट्रोब्रियांड में मूंगा उद्यान बागवानी के अनुष्ठानों पर उनका काम सर्वविदित है, जहां उन्होंने टोबोसी उद्यान जादूगर की भूमिका पर प्रकाश डाला है। बागवानी गतिविधियों के हर चरण के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, और वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग जादूगर के आदेशों के प्रति बहुत सम्मानजनक हैं। उनके प्रकारवाद के पूरे सिद्धांत की तरह अनुष्ठान की भूमिका व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति के प्रति है, जो बदले में समूह और उसकी संस्कृति को बनाए रखने में मदद करती है। अब आगे आता है कार्यात्मक और संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति के आगे के विकास। ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान ने एडमंड लीच, रेमंड पर्थ, इवांस प्रिचर्ड और मेयर फोर्थ के साथ रेडक्लिफ ब्राउन के काम का अनुसरण किया। उनमें से प्रत्येक ने अपने स्वयं के क्षेत्र के अनुभवों से कुछ नवाचारों के साथ स्थैतिक संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति को संशोधित करने का प्रयास किया। लीच 1970 ने सामाजिक संरचना को अमूर्तता के स्तर पर समझा, जहां इसे एक प्रतिमान माना जा सकता है। हाईलैंड बर्मा के काचीन के अपने अध्ययन में उन्होंने 3 ऐसे प्रतिमान संरचनाओं और उनके बीच चुनाव करने वाले व्यक्तियों की पहचान की। पूरे समाज के स्तर पर व्यक्तिगत विकल्पों का योग काचीन समाज के 3 प्रतिमानों को संभव बनाता है, जिसमें एक छोर पर एक अत्यधिक केंद्रीकृत शान साम्राज्य है, दूसरे छोर पर एक पूरी तरह से अराजक लोकतांत्रिक गुमलाव की प्रणाली है, और इन दोनों के बीच में एक मध्यवर्ती प्रणाली है, जिसे गुमसा के रूप में भी जाना जाता है। अधिकांश विद्वान जो काचीन का वर्णन करते हैं, वे मध्यवर्ती स्थिर गुमसा प्रणाली को वास्तविकता के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन यदि कोई समय अवधि में प्रणाली को देखता है, तो यह स्पष्ट है कि गुमसा या तो निरंकुश शासन प्रणाली की ओर झुक रहा है, या अराजक गुमलाव
की प्रणाली में घुल रहा है। इसलिए जो स्थिर दिखाई देता है वो वास्तव में एक ऐसी प्रणाली है जो एक या दूसरे चरम की ओर प्रवृत्त होती है। लीच ने इसे एक दोलन संतुलन का नाम दिया है। यह एक अवधारणा है जिसे उन्होंने आगे खोजा जब वे लेवी स्ट्रॉस के स्कूल के एक संरचनावादी बन गए। फर्थ ने यह भी पाया कि सामाजिक संरचना की अवधारणा बहुत स्थिर थी और किसी परिवर्तन की पहचान नहीं कर सकती थी। टिकोपिया 1960 के उनके पुनः अध्ययन ने उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि समाज समय के साथ स्थिर नहीं रहते बल्कि वे बदलते रहते हैं। उन्होंने दो प्रकार के परिवर्तन, संगठनात्मक और संरचनात्मक, की पहचान की। संगठनात्मक परिवर्तन से उनका तात्पर्य उस प्रकार के परिवर्तन से था जो व्यवस्था के समग्र चरित्र को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि यदि एक अलग राजनीतिक दल चुनाव जीतता है तो समाज में बहुत परिवर्तन होने की संभावना है, फिर भी समग्र लोकतांत्रिक प्रकृति नहीं बदलेगी। लेकिन अगर कोई समाज लोकतंत्र से निरंकुशता से परिवर्तित हो जाता है तो यह संरचनात्मक परिवर्तन होगा। टिकोपिया के अपने पुनः अध्ययन से उन्होंने परिवर्तन का एक दोहरा समकालिक प्रतिमान विकसित किया और उन्होंने कार्यात्मक स्कूल के संतुलन प्रतिमान की पुष्टि करते हुए यह भी स्वीकार किया कि परिवर्तन संभव है। उनका मत था कि समाज संतुलन की एक अवस्था से दूसरी संतुलन अवस्था में चले जाते हैं। इवांस प्रिचर 1940 ने अपने पारंपरिक कार्यात्मक कार्य नूवेर ऑफ सूडान ईस्ट अफ्रीका का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग करते हुए पर्यावरण के संबंध में नूएर सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया। उन्होंने बड़े विस्तार से इन सब का वर्णन किया कि किस तरह नूएर समाज पर्यावरण में परिवर्तन के लिए अनुकूल है, और उन्होंने इसे परिवर्तन की एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें समाज हर मौसमी चक्र से गुजरता है। मेयर फोर्ड्स 1949 ने संरचनात्मक समय की अवधारणा को यह दिखाने के लिए पेश किया कि रिश्तेदारी संरचना का कोई भी स्थिर विवरण गलत होना तय है। जैसे कि जीवन चक्र में परिवर्तन, परिवार के सामान्य रहन सहन में निवास के मौजूदा नियमों के कारण परिवर्तन और व्यक्तियों के जैविक जीवन काल में परिवर्तन का यदि केवल एक समय सीमा में अध्ययन किया जाए तो समाज का एक विवरण तैयार करना अनिवार्य है जो वास्तविकता के लिए सच नहीं हो सकता है। अपनी पुस्तक टाइम एंड सोशल स्ट्रक्चर 1970 में उन्होंने दिखाया है कि सही अर्थों में समय को सामाजिक संरचना की समझ का एक अनिवार्य घटक होना चाहिए। अब लास्ट में आता है प्रकारवाद की आलोचना। प्रकारवाद की प्रमुख आलोचना यह थी कि इसने न केवल अतीत की बल्कि वर्तमान का भी ऐतिहासिक वास्तविकताओं की उपेक्षा की थी। अधिकांश पारंपरिक नृवंश विज्ञान यानी एथेनोग्राफी उपनिवेशवाद के सुनहरे दिनों में किए गए थे और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य उपनिवेशों में अध्ययन किए गए समाज औपनिवेशिक शासन से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। असद 1973 इस बात पर ध्यान दिया गया कि अंडमान द्वीपवासी जिनके बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ने इतनी शांत तस्वीर प्रस्तुत की थी जब उन्होंने वहां अपना क्षेत्रीय कार्य किया था, उस समय भी वहां व्यावहारिक रूप से जनसंख्या में कमी हो रही थी। उनका अधिकांश काम उन कुछ सूचनादाताओं की स्मृति के पुनर्निर्माण से लिखा गया जो वहां से चले गए थे। संतुलन और सामाजिक एकजुटता के सिद्धांत को साबित करने के अपने प्रयासों में उन्होंने संघर्षों और आंतरिक असंतोषों की भी अनदेखी की। इसके अलावा विश्लेषण करने में निष्पक्षता के पूरे परिप्रेक्ष्य की भी बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि बाकी अध्ययनों से पहले की मानवविज्ञानी यहाँ तक कि मेदनोवस्की जैसे महान ख्याति प्राप्त लोगों के व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह का पता चला। 20वीं शताब्दी के अंत तक मानव विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन कार्यप्रणाली और परिप्रेक्ष्य में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था, जिसमें नववंश विज्ञान वस्तुनिष्ठता का स्थान ले रहा था और सूचनादाताओं उनके आख्यानों और क्षेत्र कार्य के अंत विषय अनुभव पर अधिक केंद्रित था। एक प्रणाली की अवधारणा भी दुनिया भर में संचार की गहनता और वैश्वीकरण के साथ टूट गई। लेकिन जैसा कि वुल्फ 1982 ने दिखाया था, गैर पश्चिमी दुनिया कभी अलग थलग नहीं थी, उनके बीच सक्रिय व्यापार और प्रवास चल रहा था। यह यूरोपीय जातीयतावाद था जिसने उन्हें इतिहास के बारे में सोचना तभी शुरू किया जब पहले गोरे लोगों ने इन समाजों में कदम रखा। कुल मिलाकर प्रकारवाद की आलोचना उसके यूरोप केंद्रीकृत पूर्वाग्रहों, विशेष रूप से उपनिवेशवाद के प्रभावों के इतिहास की अनदेखी और मूल आबादी से निपटने में इसकी व्यक्तिपरकता की ओर निर्देशित थी। यह व्यक्तिपरकता की भी श्वेत पुरुष केंद्रित थी और बाद में महिलाओं और गैर श्वेत मानव विज्ञानी द्वारा आलोचना की गई थी। कार्यप्रणाली की दृष्टि से कार्य की धारणा को एक घटना के कारण के रूप में प्रभाव डालते हुए पुनरावृत्ति मात्र के रूप में देखा गया। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है।
तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिर से देख लेते हैं इसको। तो प्रकारवाद कार्यात्मक और संरचनात्मक प्रकारवाद कार्यात्मकता के बारे में पढ़ रहे थे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में समाजशास्त्र के ही। धन्यवाद।